नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर। मनी9 की खास पेशकश कंपनी नामा में आप सबका स्वागत है। इस वीकली शो में हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरों से अपडेट कराते हैं। शुरुआत करते हैं कॉर्पोरेट जगत की बड़ी खबरों के साथ। इस हफ्ते की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में हुई थी। देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक और उसकी पेरेंट कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड ने भारत के कॉर्पोरेट जगत के इतिहास के सबसे बड़े मर्जर की घोषणा की थी। $40 अरब यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू वाले इस मर्जर के तहत पेरेंट कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड के शेयरधारकों को 25 शेयरों के बदले बैंक के 42 शेयर मिलेंगे। अप्रैल 2007 के बाद दुनिया भर के बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़े मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक में पब्लिक शेयर होल्डर्स का 100% हिस्सा होगा, जिसमें एचडीएफसी लिमिटेड के शेयरधारकों का 41% हिस्सा रहेगा। हालांकि डील पूरी होने में 15 से 18 महीने का समय लगेगा, पर रेटिंग एजेंसी एस&पी के मुताबिक डील के बाद बैंक का साइज आईसीआईसीआई बैंक की तुलना में 2 गुना हो जाएगा। 4 अप्रैल को खबर आने के बाद एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में 9% की मजबूती रही। दूसरी खबर, आईडीएफसी लिमिटेड के बोर्ड ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को बंधन फाइनेंशियल के कंसोर्टियम को 4,500 करोड़ रुपए में बेचने को मंजूरी दे दी है। बंधन बैंक की होल्डिंग कंपनी बंधन बैंक के कंसोर्टियम में सिंगापुर की सॉवरन वेल्थ फंड जीआईसी और पीई फर्म क्रिस कैपिटल भी शामिल है। सितंबर 2021 में आईडीएफसी लिमिटेड के बोर्ड ने म्यूचुअल फंड कारोबार को बेचने की मंजूरी दे दी थी। इस डील के बाद बंधन बैंक को म्यूचुअल फंड कारोबार में एंट्री मिल जाएगी। 7 अप्रैल को खबर आने के बाद एचडीएफसी लिमिटेड का शेयर मुनाफा वसूली हावी होने के चलते 6% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। चौथी तिमाही के बिजनेस अपडेट जारी करने के बाद पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने इस हफ्ते चौंकाने वाला बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में बाजार में भारी उठापटक के कारण पेटीएम जैसे अधिक ग्रोथ वाले शेयरों में काफी गिरावट आई है। ज्यादातर एनालिस्ट के अनुमान से पहले यानी अगली 6 तिमाही में कंपनी के कामकाजी मुनाफे में आने की उम्मीद है। यही नहीं, विजय शर्मा ने यह भी कहा कि जब तक शेयर का भाव आईपीओ स्तर के पार नहीं जाएगा, वो अपने स्टॉक ग्रांट्स को नहीं बेचेंगे। मजबूत अपडेट्स और हाल की बड़ी गिरावट के बाद विदेशी ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने शेयर पर इक्वल वेट की रेटिंग के साथ 935 रुपए का लक्ष्य दिया है। साथ ही बीते एक हफ्ते में शेयर करीब 16% के आसपास उछला है। चौथी खबर, 3 साल से बंद पड़ी जेट एयरवेज को दोबारा पंख लगने की उम्मीद में बैठे लोगों के लिए आखिरकार एक खुशी की खबर आई है। कंपनी के नए सीईओ संजीव कपूर ने कहा कि अक्टूबर 2022 तक एयरलाइन दोबारा कामकाज शुरू कर सकती है। कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने के लिए अनिवार्य एयर ऑपरेटर परमिट यानी एओपी और प्रूविंग फ्लाइट्स के लिए मंजूरी अप्रैल के अंत तक मिल सकती है। एओपी रिवैलिडेट होने के कुछ महीने बाद यानी अक्टूबर तक उड़ानें शुरू हो सकती हैं। 7 अप्रैल को आई इस खबर के बाद जेट एयरवेज का शेयर करीब 1% और बीते एक हफ्ते में 11% से ज्यादा चढ़ा है। पांचवी खबर, पावर सेक्टर को लेकर इस हफ्ते काफी हलचल रही है। एक और पावर सेक्टर के रेगुलेटर सीईआरसी ने पावर एक्सचेंजेस से दरों की ऊपरी सीमा 12 रुपए प्रति यूनिट पर कैप करने को कहा, तो दूसरी ओर मई जून की गर्मी से पहले ही बिजली की मांग में भी इजाफा होने लगा है। 1 अप्रैल को 198 गीगाबाइट्स की बिजली सप्लाई हुई है, जो कि पिछले साल की तुलना में 12% अधिक है। तमिलनाडु में तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने बिजली की दरों में 4 से 5% की बढ़त शुरू कर दी है। बाकी राज्यों में भी बिजली की दरें जल्द बढ़ सकती हैं। ये 2 मुख्य कारण हैं जिस वजह से पावर कंपनियों के शेयरों में बीते हफ्ते जबरदस्त तेजी रही है। पावर कंपनियों के शेयरों में तेजी से बीएसई के पावर इंडेक्स ने इस हफ्ते 14 साल के ऊपरी स्तर को छुआ। छठी खबर, देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट विवाद के सुलझने की उम्मीद एक बार फिर ठंडे बस्ते में चली गई है। इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्यूचर रिटेल और अमेजॉन ने मिलकर सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर यानी SIAC के सामने पेश होने का फैसला लिया है। दोनों कंपनियों का पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगापुर में जारी आर्बिट्रेशन मामले की सुनवाई पर रोक लगाने के फैसले को भी रद्द कर दिया है। दोनों कंपनियों ने ट्रिब्यूनल को मामले की सुनवाई तेज करने के लिए भी कहा है। साथ ही फ्यूचर रिटेल ने इस हफ्ते 5,322 करोड़ के कर्ज भुगतान की डेडलाइन को मिस कर दिया है। 5 अप्रैल को फ्यूचर रिटेल के शेयर में 1% की गिरावट देखने को मिली। 7वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने देश की 2 बड़ी ऑनलाइन फूड डिलीवरी चेन जोमैटो और स्विगी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। इन दोनों कंपनियों पर पार्टनर रेस्टोरेंट्स को पेमेंट में देरी करने और जायज कीमत नहीं देने का आरोप है। साथ ही इन कंपनियों के काम करने का तरीका भी सवालों के घेरे में है। सीसीआई ने भारतीय राष्ट्रीय रेस्तरां संघ यानी NRAI की पिछले साल की गई शिकायत के आधार पर यह आदेश जारी किया है। इसका फैसला अगले 2 महीने में आने का अनुमान है। जोमैटो और स्विगी के खिलाफ ये जांच महानिदेशक यानी कि डीजी करते हुए दिखेंगे। जांच में ये देखा जाएगा कि इन कंपनियों का कामकाज प्रतिस्पर्धा कानून के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं। 5 अप्रैल को जोमैटो का शेयर करीब 3% गिरकर बंद हुआ था। 8वीं खबर, कर्ज से जूझ रही रिलायंस कैपिटल को दिवालिया प्रक्रिया के जरिए खरीदने के लिए
55 बोलियां मिली हैं। कुल मिलाकर 22 कंपनियों ने दोनों विकल्पों यानी बिजनेस क्लस्टर्स और पूरे कारोबार को खरीदने में रुचि दिखाई है। बोली लगाने वालों में पिरामल ग्रुप, यस बैंक, जिंदल पावर, अदानी फिनसर्व, एचडीएफसी एर्गो, निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जैसे नाम सामने आए हैं, जबकि 33 कंपनियों ने चुनिंदा बिजनेस क्लस्टर्स के लिए बोली लगाई है। साथ ही खबर यह भी है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी सीओसी कंपनी की रेजोल्यूशन प्रक्रिया को पूरी करने के लिए 3 महीने की मोहलत मांग सकती है, जिस पर अंतिम फैसला अगली बैठक में लिया जाएगा। आपको बता दें कि सीओसी के पास रेजोल्यूशन प्रक्रिया को पूरे करने के लिए 3 जून तक का समय है। 5 अप्रैल को कमजोर बाजार में भी रिलायंस कैपिटल का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर जाकर बंद हुआ। 9वीं खबर, पी फर्म कार्लाइल की ग्रुप कंपनी सीए रोवर होल्डिंग्स ने एसबीआई कार्ड्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। दरअसल 5 अप्रैल को हुई ब्लॉक डील में सीए रोवर होल्डिंग्स ने अपनी बाकी बची करीब 3.25% हिस्सेदारी भी बेच दी है। 852 के भाव पर 2 करोड़ 61 लाख शेयर 2229 करोड़ में बेचे गए हैं। 2017 में कार्लाइल ने जी ग्रुप से एसबीआई कार्ड्स का 26% हिस्सा करीब 2000 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसमें से 10% हिस्सा मार्च 2020 में एसबीआई कार्ड्स के आईपीओ में बेचा गया था और बाकी 16% कई चरणों में ब्लॉक डील्स के जरिए बेचा गया है। ब्लॉक डील के बाद 5 अप्रैल को शेयर 3% से ज्यादा लुढ़का, पर पूरे हफ्ते में देखें तो सपाट देखने को मिला। 10वीं खबर, हांगकांग के पी निवेशक पीएजी हैदराबाद की ऑप्टिमस ड्रग्स में 20% हिस्सेदारी 7 करोड़ 15 लाख डॉलर या 540 करोड़ में खरीदने जा रही है। 2700 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर यह हिस्सा यूनिकैम लैब से खरीदा जाएगा। 2018 में यूनिकैम लैब्स ने हैदराबाद और विशाखापट्टनम में एपीआई मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ऑप्टिमस ड्रग्स का करीब 20% हिस्सा 72 करोड़ रुपए में खरीदा था। महामारी के बाद खुद ही क्षमता जोड़ने के बाद यूनिकैम लैब्स 1 साल से खरीदार की तलाश में थी। खबर के बाद 5 अप्रैल को कमजोर बाजार में भी यूनिकैम लैब का शेयर 10% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ था। 11वीं खबर, टेक्सटाइल कंपनी इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज ने जीएचसीएल के होम टेक्सटाइल कारोबार का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इस अधिग्रहण के बाद इंडोकाउंट दुनिया की सबसे बड़ी होम टेक्सटाइल बेडिंग बनाने वाली कंपनी बन गई है। डील के बाद इंडोकाउंट की सालाना आय में 1300 से 1500 करोड़ रुपए का इजाफा होने का अनुमान है। दिसंबर 2021 में इंडोकाउंट और उसकी एक सब्सिडरी ने 593 करोड़ रुपए में जीएचसीएल के साथ ही सौदा किया था। डील पूरी होने के बाद 4 अप्रैल को इंडोकाउंट का शेयर करीब 7.25% चढ़कर बंद हुआ था। 12वीं खबर, हैदराबाद बेस्ड सुवेन फार्मा को बोर्ड ने कैस्पर फार्मा को 155 करोड़ रुपए में खरीदने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि कैस्पर फार्मा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जीएमआर एविएशन एसीजी में फॉर्मुलेशन कारोबार चलाती है। अधिग्रहण कागजी कार्रवाई पूरे होने के 1 महीने के अंदर पूरा होगा। सुवेन फार्मा के सीएमडी ने कहा कि इस डील से कंपनी को फॉर्मुलेशन कारोबार खड़ा करने में लगने वाले 3 से 4 साल के समय की बचत होगी। खबर के बाद 5 अप्रैल को कमजोर बाजार में भी सुवेन का शेयर 2% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। 13वीं खबर, इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स दिग्गज एलएनटी ने देश की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी आईओसी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए बड़ा करार किया है। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री के लिए आईओसी के साथ ये करार किया गया है। तीनों कंपनियां मिलकर आईओसी की मथुरा और पानीपत रिफाइनरी में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स पर फोकस करेंगी। इससे पहले दिसंबर 2021 में एलएनटी ने रिन्यू पावर के साथ करार किया था। एलएनटी को अगले 2 साल में ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में $2 अरब के कारोबार की संभावनाएं नजर आ रही हैं। बीते 1 हफ्ते में एलएनटी और आईओसी के शेयरों में 3-3% का उछाल देखने को मिला। 14वीं खबर, वॉलमार्ट ग्रुप की कंपनी फ्लिपकार्ट ने इस हफ्ते हेल्थ केयर सेक्टर में एंट्री ली है। दरअसल कंपनी ने फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए कंपनी की 20,000 से ज्यादा शहरों और कस्बों तक पहुंचने की मंशा है। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ प्रशांत जावेरी ने कहा कि इस ऐप के जरिए कंपनी की ऑथेंटिक दवाएं, हेल्थ केयर से जुड़ी वस्तुओं और सेवाओं को देश के ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने में गैप को खत्म करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और बहुत जल्द iOS पर भी उपलब्ध हो जाएगा। 15वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। फेमस कॉफी ब्रांड कैफे कॉफी डे की पेरेंट कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेस ने 480 करोड़ रुपए के लोन और डेट सिक्योरिटीज के भुगतान पर डिफॉल्ट कर दिया है। इसमें से बैंकों और वित्तीय संस्थानों के 225 करोड़ रुपए के लोन और करीब 6 करोड़ रुपए का ब्याज भी शामिल है। साथ ही 200 करोड़ रुपए के कर्ज के अलावा 49 करोड़ रुपए के ब्याज पर डिफॉल्ट शामिल है। दिसंबर 2020 में खत्म तिमाही में कंपनी ने 110 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले दिसंबर 2021 की तिमाही में 18 करोड़ 80 लाख रुपए का मुनाफा दर्ज किया था। गौरतलब है कि 6 अप्रैल को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी की बेंगलुरु बेंच ने पेरेंट कंपनी के खिलाफ दाखिल दिवालिया प्रक्रिया की अर्जी को खारिज कर दिया था। 7 अप्रैल को सीसीडी का शेयर करीब 7% गिरकर बंद हुआ।
16वीं खबर, रुचि सोया के एफपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशकों ने बीते 10 दिनों में जमकर कमाई की है। एफपीओ के निवेशकों को महज 10 दिनों में 30% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। दरअसल ₹650 के इश्यू प्राइस वाले एफपीओ की 8 अप्रैल को एनएसई पर ₹855 के दाम पर लिस्टिंग हुई, यानी कि निवेशकों ने हर एक शेयर पर ₹200 से ज्यादा की कमाई की। एफपीओ में 21 शेयरों वाले एक लॉट अप्लाई करने वाले को भी ₹4,300 से ज्यादा की कमाई हुई है। इस एफपीओ के जरिए कंपनी ने 6 करोड़ 61 लाख शेयरों की बिक्री कर ₹4,300 करोड़ की रकम जुटाई थी। एफपीओ के बाद रुचि सोया के प्रमोटर्स का कंपनी में हिस्सा घटकर 81% हो गया है। 8 अप्रैल को एफपीओ की लिस्टिंग के दिन शेयर ने ₹885 की ऊंचाई को छुआ। 17वीं खबर, जी एंटरटेनमेंट में सबसे बड़े शेयर होल्डर और यूएस की इन्वेस्टमेंट फर्म इन्वेस्को ने 7 अप्रैल को ब्लॉक डील के जरिए कंपनी में 1/3 से ज्यादा हिस्सेदारी बेच दी है। बीएसई पर उपलब्ध ब्लॉक डील के डेटा के अनुसार 7.5 करोड़ शेयर यानी करीब 7.25% हिस्सा बेचा गया है। ₹281.46 के औसत भाव पर शेयरों की बिक्री से करीब 2,092 करोड़ रुपए की रकम जुटाई गई है। हिस्सा बिक्री से पहले इन्वेस्को के पास जी एंटरटेनमेंट का 18.8% हिस्सा था, जो अब घटकर 11% के आसपास रह गया है। आपको बता दें कि पिछले महीने ही इन्वेस्को ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ पुनीत गोयनका और 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को हटाने के लिए ईजीएम बुलाने का प्रस्ताव वापस ले लिया था। डील के बाद 7 अप्रैल को जी एंटरटेनमेंट का शेयर 2% गिरकर बंद हुआ। 18वीं खबर, यूएई की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी यानी आईएचसी ने अडानी समूह की 3 कंपनियों में $2 अरब यानी 15,400 करोड़ रुपए का निवेश करने को मंजूरी दे दी है। इन 3 कंपनियों में अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन एनर्जी शामिल है। तीनों कंपनियों में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए निवेश होगा। रकम का इस्तेमाल कारोबार की ग्रोथ, बैलेंस शीट को मजबूत करने और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। खबर के बाद अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में 5.5% तक का उछाल देखने को मिला। चलिए, आपने कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरें तो जान ली, अब बात करते हैं स्टार्टअप जगत की। इस बार शुरुआत करेंगे 2022 की पहली तिमाही में स्टार्टअप्स की फंडिंग से। मार्च में खत्म 2022 की पहली तिमाही बीते कुछ सालों में स्टार्टअप्स की फंडिंग के लिहाज से सबसे बेहतर रही है। पहली तिमाही में 506 स्टार्टअप्स की फंडिंग हुई है, जिसमें से करीब $12 अरब की पूंजी जुटाई गई है। पिछले साल की समान अवधि की तुलना में पूंजी की मात्रा में 186% की बढ़ोतरी हुई है। डील्स की संख्या में भी 64% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2021 में 1583 डील्स के जरिए $42 अरब की रकम जुटाने का मजबूत दौर 2022 की पहली तिमाही में भी बरकरार नजर आया। तिमाही के दौरान एंटरप्राइज टेक स्टार्टअप्स ने निवेशकों को ज्यादा आकर्षित किया, इसलिए पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले वेंचर कैपिटल फंडिंग में 5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ई कॉमर्स, फिनटेक, एडटेक और कंज्यूमर सर्विसेज से जुड़े स्टार्टअप्स को सबसे ज्यादा 1.29 से 1.9 अरब की फंडिंग मिली है। दूसरी खबर, एग्रीटेक वेंचर कैपिटल फर्म ओमनीवोर ने कहा कि वो $13 करोड़ या 1,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए तीसरा फंड लॉन्च करने जा रही है। फंड का इस्तेमाल कृषि, फूड, क्लाइमेट, रूरल इकोनॉमी पर फोकस करने वाले स्टार्टअप्स में निवेश करने पर किया जाएगा। ओमनीवोर की 25 से 30 नए स्टार्टअप्स को फंड करने की योजना है। ओमनीवोर आमतौर पर सीड, प्री सीरीज ए, सीरीज ए और फॉलो ऑन फंडिंग राउंड्स में निवेश करती है। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। देश के पहले ग्रोथ स्टेज फिनटेक फंड बीम्स ने अपने मेडन यानी पहले फंड के लिए पूंजी जुटाने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। जनवरी में आधिकारिक लॉन्च के 3 महीने के अंदर फंड को $3.6 करोड़ या 270 करोड़ रुपए तक के कमिटमेंट्स मिले हैं। हालांकि फंड की $10 करोड़ तक की पूंजी जुटाने की योजना थी, जिसका इस्तेमाल फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी क्षेत्र के ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स में निवेश करने में होगा। चौथी खबर, B2B पेमेंट्स और कार्ड लैंडिंग पर फोकस करने वाले ग्लोबल पेमेंट इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म Card91 ने प्री सीरीज ए फंडिंग राउंड के जरिए $1.3 करोड़ की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व इन्फिनिटी वेंचर्स, Point72 वेंचर्स, सबरे पार्टनर्स, EMVC, कॉमर्स वेंचर्स के साथ साथ एंजल इन्वेस्टर्स ने किया। पांचवी खबर की ओर बढ़ते हैं। अग्रिजी नाम का एग्रीटेक स्टार्टअप चलाने वाली अग्रिजी वेंचर्स ने अंकुर कैपिटल के नेतृत्व में $40 लाख या 30 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। अंकुर कैपिटल के अलावा ओमनीवोर के साथ साथ ब्लैकबक के सीईओ राजेश याबाजी, जेटवर्क के को फाउंडर श्रीनाथ रामाकृष्णन, अमृत आचार्य, राहुल शर्मा और विशाल चौधरी ने इसमें निवेश किया। रकम का इस्तेमाल बिजनेस और इंजीनियरिंग टीम्स को मजबूत करने पर होगा। छठी खबर, देश के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म और एडटेक यूनिकॉर्न अनअकैडमी ने खर्चों में कटौती का हवाला देते हुए अपने करीब 1,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इनमें से करीब 3,000 कॉन्ट्रैक्चुअल एडुकेटर थे और बाकी सेल्स, बिजनेस और अन्य विभाग से थे। इनमें 2020 में खरीदी कंपनी प्रेप लेडर के कर्मचारी भी शामिल हैं। अगस्त 2021 के फंडिंग राउंड के बाद कंपनी का $3.4 अरब का वैल्यूएशन हो गया था।
सातवीं खबर, सिंगापुर की सॉवरेन वेल्थ फंड जीआईसी फिनटेक स्टार्टअप क्रेड में $20 करोड़ की रकम निवेश करने जा रही है। मौजूदा फंडिंग राउंड के बाद क्रेड की पेरेंट कंपनी ड्रीम प्लग टेक्नोलॉजीज का वैल्यूएशन बढ़कर $6.5 अरब हो जाएगा। इससे पहले अक्टूबर 2021 में क्रेड में $25.1 करोड़ की राशि जुटाई थी। बीते हफ्ते कंपनी ने ऐप के जरिए ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड बिल्स के साथ साथ बिजली, पानी और नगर पालिका का बिल भरने की सुविधा भी शुरू कर दी है। वैसे इस हफ्ते कंपनी का 90 के दशक के मशहूर शो अंतराक्षरी पर आधारित एड काफी ज्यादा वायरल हुआ था। आठवीं खबर, एग्रीटेक स्टार्टअप ट्रेसएक्स टेक्नोलॉजीज ने प्री सीरीज ए फंडिंग राउंड के जरिए $10 लाख की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व नाबार्ड बैक्ड नाब वेंचर्स फंड ने किया। इसके अलावा पेपल वेंचर्स और एंजल इन्वेस्टर सुनील कुमार ने भी इस फंडिंग राउंड में हिस्सा लिया। रकम का इस्तेमाल भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करने पर किया जाएगा। नौवीं खबर, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी सास स्टार्टअप रैटल ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में $2.6 करोड़ की पूंजी जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व न्यूयॉर्क बेस्ड वेंचर कैपिटल फर्म इनसाइट पार्टनर्स ने किया। गूगल वेंचर्स यानी जीवी के अलावा मौजूदा निवेशक सिक्वोया कैपिटल इंडिया और लाइटस्पीड इंडिया पार्टनर्स ने भी इस फंडिंग राउंड में हिस्सा लिया। रकम का इस्तेमाल मार्केटिंग टीम को बढ़ाने और प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम के विस्तार पर किया जाएगा। 10वीं खबर, P2P रूरल कॉमर्स स्टार्टअप रोजाना ने प्री सीरीज ए फंडिंग राउंड में $25 लाख की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व 314 कैपिटल और यूरोप की IEG इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ग्रुप ने किया। इसके अलावा मनीषा गिरोत्रा और SK जैन जैसे एंजल इन्वेस्टर्स ने भी फंडिंग राउंड में भाग लिया। पूंजी का इस्तेमाल प्लेटफॉर्म की तकनीकी मजबूती के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक समेत देश भर में विस्तार करने पर किया जाएगा। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप से जुड़ी बड़ी खबरें। लेकिन चलते चलते इस हफ्ते की बड़ी खबरों और डेवलपमेंट्स के चलते ब्रोकर्स ने किन कंपनियों पर अपनी रेटिंग या तो फिर लक्ष्य में बदलाव किए हैं, आइए देखते हैं।